अब तक हमने मार्वल यूनिवर्स वर्सेस पनिशर की सीरीज के अंदर देखा कि किस तरह से इस दुनिया के अंदर एक प्लाग फैला हुआ है और वहाँ पे सारे के सारे एवेंजर्स, सारे के सारे हीरोज खत्म हो चुके हैं और इस शहर यानी न्यूयॉर्क में रहने वाला सिर्फ एक ही इंसान बाकी है जो कि इन सब से लड़ रहा है, और वो कोई नहीं बल्कि हमारी इस स्टोरी का हीरो फ्रैंक कैसल यानी कि पनिशर है, जिसको आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी यहाँ पे जो है दुश्मनी चल रही है स्पाइडरमैन और उसके गैंग से, जिसके अंदर डेडपूल भी शामिल है। और वो डेडपूल को कहीं 40-50 बार मार चुका है, लेकिन हर बार वो उसके सामने आ जाता है। लेकिन इस बार जब डेडपूल उसके सामने आता है तो वो बताता है कि पेशेंट जीरो यानी कि स्पाइडरमैन को उससे कोई काम है, और हमें पता चलता है कि उसको काम ये होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि मैरी जेन वो स्पाइडरमैन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, और उसको उससे भी बड़े एक विलन ने जो है किडनैप कर लिया है, जो कि कोई और नहीं बल्कि विल्सन फिस्क यानी कि द किंगपिन होता है। और अब हम देखते हैं कि पनिशर उसके चुंगल में फंस चुका है। अब आगे हम शिफ्ट होते हैं वार जनरल डे 1832 के अंदर, और हम देखते हैं कि पनिशर की यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से शामत आई हुई और बोलता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अपनी स्क्रिप्ट को ही फॉलो करना चाहिए था, मुझे उसी वक्त जो थी पेशेंट जीरो के दिमाग के अंदर गोली उतार देनी चाहिए थी जब वो अपनी बकवास डील मेरे सामने लेकर आया था। उसके बाद मैं सारे के सारे मॉन्स्टर्स को अपने आप पे हर्ट करता और एक एक करके मार ही देता। लेकिन अब क्या करें, मैं यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ और निकलना यहाँ से काफ़ी मुश्किल लग रहा है। लेकिन इसके लिए मैं किसी और को ब्लेम भी नहीं कर सकता हूँ, ये सारे फैसले मैंने खुद ही किए हैं और इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि पनिशर यहाँ पे जो है किंगपिन के लोगों से बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है और वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिशें भी कर रहा होता है। और वहीं पे पेशेंट जीरो अपने सारे के सारे लोगों से बोलता है सब अपने अपनी आंखें और कान बंद कर लो, और वो वहाँ पे उन लोगों की तरफ फ्लैश बैंग्स फेंकता है और उनके फ्लैश बैंग की वजह से उनके सारे लोगों के कान वगैरह फटने लग जाते हैं आवाज़ों से। तो बोलता है कि अब हमारे पास एक सरप्राइज का मोमेंट मिला था, और उसी में वो बोलता है अपने सारे लोगों के फौरन यहाँ से सबके सब निकलो, अब हम यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। और पनिशर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पीछे से एक ड्रैगन लाइक क्रिएचर जो होती है वो उसके पास आती है उसको पकड़ने के लिए। पनिशर उससे भी यहाँ पे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, यही बोलता है कि मुझे ये सब अपने तरीके से करना चाहिए था, लेकिन वो प्रीस्ट, वो बच्चा, वो सब मेरे बीच में आ गए, उन सब ने मुझे मेरे रास्ते से अलग कर दिया, क्योंकि मैंने पहली बार इतने सालों में एक अनइन्फेक्टेड ह्यूमंस को देखा था और मेरा दिल उनके सामने वाकई में पिघल गया। लेकिन मैं आखिरकार ये कर कैसे सकता हूँ, मैंने कभी ऐसा किसी के साथ नहीं करा। ये सारा का सारा नतीजा जो है इतने सालों के बाद एक इन्फेक्टेड ह्यूमंस को देखने की वजह से हुआ था, इसलिए मैं अपने रास्ते से भटक गया। मैं जो कर रहा था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये गलती जो मैंने इस बार कर दी है, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये गलती अब मुझसे दोबारा फिर कभी नहीं होगी। मैं जो हूँ इनके खून से यहाँ पे नदियाँ बहा दूंगा और इनको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो खुदा मेरी सब में मदद करना। लेकिन पनिशर यहाँ पे जो है उससे बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है और वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पादरी और बच्चे बैठे के उसका इंतजार कर रहे होते हैं, तो वो बच्चा बोलता है कि वो आखिरकार कब वापसी लौट कर आएगा। तो पादरी बोलते हैं कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ। तो बच्चा पूछता है क्या वो बिल्कुल ठीक है। तो पादरी बोलते हैं कि बेटा मैं इस बारे में भी कुछ नहीं जानता हूँ। तो वो बच्चा बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उन मॉन्स्टर्स ने उसको पकड़ लिया हो। तो पादरी घबराते हुए बोलते हैं कि बेटा मैं नहीं जानता हूँ इस बारे में कि वो कहाँ है और उसका क्या हाल हो रहा है। तो वो बच्चा बोलता है लेकिन हमें जो है उसकी जाके मदद करनी चाहिए, हमें उसको रेस्क्यू करना चाहिए, हमें भी उसकी तरह हीरोज बनना चाहिए जिस तरह उसने हमारी मदद करी थी। लेकिन पादरी में भी बोलते हैं कि बेटा तुम सही कह रहे हो कि हमें हीरोज तो बनना चाहिए, लेकिन आखिरकार हम उसकी मदद कर भी कैसे सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि पादरी और बच्चे के चारों तरफ सिर्फ वेपन्स ही वेपन्स रखे हुए होते हैं। और यहीं से अगले पल हम शिफ्ट होते हैं किंगपिन के लेयर के अंदर, जहाँ पे वो पनिशर को एक दीवार से बांध देते हैं और फुल उसको जीसी स्टाइल में खड़ा कर देते हैं, और मैरी जेन उसके कदमों में होती है कि देख लो ये हालत उन लोगों ने मेरी करी और शायद मैं ये डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि मेरे सर पे इतना बड़ा इनाम जो रखा गया था। और यहीं पे हम देखते हैं कि किंगपिन उसकी तरफ आता है अपने चाकू को गर्म करते हुए और बोलता है कि तुम यहाँ पे स्पाइडर की बिच को बचाने के लिए आए हो, वो तो बहुत पहले ही मेरे साथ यहाँ पे मौजूद थी, इस ट्राइब का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन तुम जानते हो कि उसके बाकी के लोग कहाँ मौजूद हैं जो कि मेरे खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम अपना मुंह खोलोगे और मुझे बताओगे कि वो सब कहाँ हैं। लेकिन पनिशर के करीब जैसे ही वो आता है वो पनिशर उसके मुंह पे जोर से थूक मारता है, और ये देख के किंगपिन को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोलता है लगता है कि आज रात बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है काफ़ी टाइम के बाद। और हम देखते हैं कि इस तरह रात गुजर जाती है और इस तरह पनिशर का टॉर्चर वो इस वक्त जारी होता है। उसको यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से चाकू से जख्मी किया जा रहा होता है, टॉर्चर किया जा रहा होता है। तो पनिशर बोलता है कि ये मॉन्स्टर्स, ये सैवेजेस कभी इस बात को नहीं जान पाएंगे, ये कभी समझ नहीं पाएंगे कि मैं उनको क्यों नहीं बताना चाहता हूँ। ये लोग मुझे बीच में से चीर फाड़ के क्यों ना रख दे, लेकिन मैं अपना मुंह उनके लिए नहीं खोलने वाला हूँ। अगर मेरी बात की जाए तो मुझे तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुशी होती कि यहाँ पे जाके ये दोनों मॉन्स्टर्स आपस में लड़ें और एक दूसरे का काम तमाम कर दें, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि पेशेंट जीरो जानता है कि यहाँ पे और भी सर्वाइवर्स मौजूद हैं, और अगर किंगपिन ने उनसे पहले उनको ढूंढ लिया तो वो उनका काम तमाम कर देगा, और ये अगर हो गया तो मेरे पास जो एक उम्मीद है सर्वाइवर्स को बचाने की वो ज़ाया चली जाएगी, और ये मैं होने नहीं दे सकता हूँ। और वैसे भी ये मेरा आखिरकार क्या बिगाड़ सकता है, यहाँ पे मेरे साथ पहले ही बहुत कुछ बुरा हो चुका है, अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, और मेरे वर्स्ट डीमंस जो है वो अभी भी मेरे दिमाग के अंदर वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। मेरा पर्सनल हेल्थ जो था वो तो मेरे दिमाग के अंदर बहुत पहले ही क्रिएट कर दिया गया था, वो भी सेंट्रल पार्क के अंदर।
और यहाँ पे पनिशर अपनी वही जो ओरिजिनल स्टोरी सुना रहा होता है कि किस तरह से उसकी फैमिली को मारा गया था, और उसके बाद से पनिशर ने ये सब करने का सोच लिया था। और बताता है कि वो दिन जो था उसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी थी, जिस दिन मैंने अपनी बीवी और बच्चों की चीखें सुनी थी, और उनकी चीखें आज तक मेरे दिमाग के अंदर गूंजती हैं। वो दिन था जिस दिन मैं एक किलर बन गया था। मैं ये बात सोच के चलता था कि अगर मैं दुनिया भर में सारे के सारे बुरे लोगों को जान से मार दूं, उनका काम तमाम कर दूं, तो मैं एक ना एक दिन ये दुनिया साफ कर दूंगा। लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि जब तुम एक मॉन्स्टर की जान लेते हो तो उसका ब्लड जमीन पे गिरता है, और जमीन पे गिरने के बाद वो उसको इन्फेक्ट कर देता है, और इस तरह ये इन्फेक्शन सिर्फ फैलता है। इसको रोकने का कोई और तरीका नहीं है। हर किसी के लिए ये दुनिया जो थी पागल हो चुकी थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो रहा है तो क्या हो रहा है। लेकिन मेरे लिए दुनिया बहुत आसान और सिंपल हो गई थी, प्योर हो गई थी, क्योंकि अब सिर्फ मैं और मेरे खिलाफ वो सब कुछ था। मुझे यहाँ पे किसी की फिक्र नहीं थी, मुझे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो सारे के सारे ही मेरे खिलाफ थे। लेकिन मैं इस बात को तब तक ही मान के चल रहा था जब तक वो प्रीस्ट और बच्चा मुझे नहीं मिल गए। जिस दिन से वो दोनों मुझे मिले हैं तो मुझे अपने रूल्स चेंज करने पे उन लोगों ने मजबूर कर दिया है, और मैं वो मजबूत इंसान नहीं रहा जब से जो मैं कभी हुआ करता था, जिसकी वजह से मैं अब तक सर्वाइव करते हुए आया हूँ इस जंग के अंदर। लेकिन अब लगता है कि ये जंग खत्म हो चुकी है और ये मॉन्स्टर्स इस जंग के अंदर जीत चुके हैं। और हम देखते हैं कि पनिशर की बॉडी को यहाँ पर उन्होंने लटका दिया होता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से जो है स्कार कर दिया होता है उसकी पूरी बॉडी को। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे अगले पल कोई और नहीं बल्कि वो पादरी और बच्चे वो फुल्ली गेयर्ड अप होकर पनिशर की टी शर्ट पहन के सारे वेपन्स लेके उसकी मदद करने के लिए आ गए हैं। और वो बच्चा बोलता है कि पादरी आप बताइए कि हम अंदर कैसे घुसेंगे। तो बोलता है कि एक मिनट मुझे सोचने दो, कोई ना कोई रास्ता निकालने दो। और इस तरह वो लोग बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बेचारे जैसे ही वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं तो उनके सामने मल्टीपल मैन यानी कि जो म्यूटेंट है जो अपने जैसे डुप्लीकेट बना सकता है उसकी पूरी टीम खड़ी हुई होती है, और वो उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वो पादरी बच्चे को भी उन्हीं सर्वाइवर्स के साथ छोड़ देते हैं कि इस छोटे आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा गट्स मौजूद है जिनको मैं बाद में खाऊंगा, लेकिन अभी मुझे तुमसे जवाब चाहिए। और यहाँ पे विल्सन फिस्क बोलता है कि अगर ऐसी बात है कि इसको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है और ये यहाँ पे अपना मुंह नहीं खोलने वाला, तो इसको अपने जैसे लोगों की तो परवाह जरूर होगी। तो क्यों ना हम इस एक औरत की जान ले लें, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि हम दो बंदों की जान एक साथ ले लें, यानी ये लड़की और इसके अंदर जो इसका बच्चा है, उन दोनों का काम तमाम कर दें, तो क्या उससे भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर हम देखते हैं कि मैरी जेन उसके ऊपर अटैक करती है, विलन के ऊपर उसको चाकू छीनती है और बोलती है वो अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालेगा, और रही बात मुझे मारने की तो ये चाकू मुझे दो, मैं अपने आप को खुद मार लेती हूँ और अपने बच्चे को भी, ताकि उसको ये सब करना ना ही पड़े। और अगले बार हम देखते हैं कि डेडपूल को भी उन्होंने पकड़ के केज के अंदर डाल दिया होता है, जहाँ पे डेडपूल बैठ के सारी की सारी अपनी बातें आपस में कर रहा होता है कि मुझे जो है यार कसम से ये नाम चूज ही नहीं करना चाहिए था डेडपूल। ये एक तरह का चैलेंज है पूरे यूनिवर्स के अंदर, और यही चीज़ मुझे कभी कभार महंगी पड़ जाती है। लेकिन पीछे से हम देखते हैं कि रेड स्कल्स के ऊपर नजर रखा होता है और वो बोलता है कि अपना मुंह बंद कर लो रेड मीट, आवाज ना आनी चाहिए तुम्हारी। और यहीं पे हम देखते हैं कि डेडपूल अपने जो है बोलने वाले स्किल्स को इस्तेमाल करता है, और यहाँ पे रेड स्कल का वो दिमाग खराब करना शुरू करता है। इस तरह रेड स्कल उसके नजदीक आ जाता है, लेकिन डेडपूल उससे यही चाह रहा था, क्योंकि जैसे ही वो उसके करीब आता है तो डेडपूल उसके ऊपर अटैक करता है और वहां से बाहर निकलने के लिए रास्ता उसको मिल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे मैरी जेन अपना चाकू गले पे रख के खड़ी हुई होती है, लेकिन किंग पिंग सामने आता और बोलता है ये छुरी इसको इस्तेमाल करो लड़की, अगर नहीं कर सकती हो तो नीचे रख दो। अगर तुम अपने आप को आज मारती हो तो तुम हमारे लिए टेबल के ऊपर आज रात का खाना होगी, और तुम्हारा जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है वो भी, और तुम्हारी मौत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारी मरने के बाद भी हम उन सबको ट्रैक कर ही लेंगे जो छुपे हुए हैं हमसे, और बिला वजह तुम्हारी हड्डियों के अंदर से मैरो उसको हम आज रात चूस लेंगे। तो अगर तुम अपने आप को मारना चाहती हो तो जल्दी करो। लेकिन हम देखते हैं कि मैरी जेन उसकी ये बातें सुन के हैरत में रह जाती है और उसको समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। लेकिन किंग पिंग अगले पल उससे वो चाकू छीन लेता है और वो बोलता है किंग पिंग कि तुम्हारे मेड को मारने से पहले मैं उसको सारी बातें बताऊंगा कि किस तरह से तुम मरने के लिए इतनी जल्दबाजी कर रही थी, क्योंकि तुम कभी उसके पास जाना ही नहीं चाहती हो, कभी तुम इस बच्चे को पैदा करना ही नहीं चाहती हो। तो मैरी जेन बोलती है कि वो तुम्हारी बात पे कभी विश्वास नहीं करेगा, तुम एक झूठे बास्टर्ड हो, मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करता है। तो बोलता है कि परहैप्स तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि वो तुमसे प्यार करता हो, लेकिन कम से कम जब वो मरेगा तो उसके दिल में यही बात होगी कि वो तुम उससे नफरत करती थी और वो सिर्फ एक मॉन्स्टर और एक कॉवर्ड है और कुछ भी नहीं। और हम देखते हैं कि डेडपूल यहाँ पे सारी की सारी बातें सुन रहा होता है और उसके पास जो होता है उस पूरे के पूरे आर्मर का बैग होता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी मदद करने की सोचे पीछे से एक विलन आता है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन डेडपूल बोलता है कि मेरी तो खैर है, मैं तो उससे निमट ही लूंगा और तुम लोग को अब यहाँ से निकलना चाहिए। और अगले पल हम देखते हैं कि मैरी जेन के सामने आके वो बैग गिरता है जिसके अंदर वेपन्स भरे हुए होते हैं, और इस तरह डेडपूल भी जो है उस विलन को उठा के नीचे फेंकता है। और पनिशर बोलता है कि व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है। और वहाँ पे डेडपूल आता है चिल्लाते हुए कि ये हाँ अब बता दो तुम लोगों को मैं कौन हूँ। और पनिशर बोलता है क्या सच में ये मजाक कर रहा है यहाँ पे। और वो बोलता है कि जल्दी करो मैरी जेन, मेरे पास आओ और मुझे छुड़वाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि मैरी जेन वहाँ पे एक चाकू लेकर आती है, उसको आज़ाद करवाती है और वहाँ पे गन्स वगैरह लेते हुए बोलती है कि ओ माय गॉड ओ माय गॉड, और बोलती है कि प्लीज़ इनको मेरे हस्बैंड से दूर रखो, वो उसको मार ना दें। वहाँ पे पनिशर अपनी राइफल निकालते हुए बोलता है कि अपना मुंह बंद करके रखो लेडी और अपना सर नीचे रखो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डेडपूल को दो विलन्स मिलकर पकड़ के आपस में मार रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे पीछे से आवाज़ आती है कि यो, और हम देखते हैं कि बॉम्ब की पिंस गिरने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वो डेडपूल और उन दोनों विलन्स की तरफ वो बॉम्ब फेंक देता है। और डेडपूल बोलता है
कि ड्यूड यार मैं तुम्हारी मदद करी है, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी भी टीम अप नहीं करूंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो डेडपूल के साथ उन दोनों के दोनों विलन्स को उड़ा देता है, क्योंकि डेडपूल को तो कुछ वैसे भी होने नहीं वाला। और इस तरह हम देखते हैं कि उस धमाके के अंदर से एक शैडो नजर आता है जिसके सीने पे पनिशर का लोगो बना हुआ है, और ये पनिशर का लोगो इसके खून से बना हुआ है। तो ये कितना हार्डकोर है आप लोग सिर्फ इमेजिन कर ही सकते हैं। जैसा कि मैंने लड़की को पहले ही कहा था कि ये उसको बचाने के बारे में नहीं थी या किसी एक को बचाने के बारे में नहीं थी। मेरे लिए हमेशा से बात सिंपल थी कि मैं इस तरह के मौके ढूंढता ही रहता था, और मेरे लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती है, किस तरह से मैं लोगों को उनकी पनिशमेंट्स तक पहुंचाऊं। और इस तरह पनिशर वहाँ पे अंधाधुंध जो है अपनी दोनों की दोनों राइफल्स निकालता है और सारे के सारे विलन सबको मारना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि पनिशर यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त तरीके से फाइट करता है कि सारे के सारे जो गैंग होती है किंग पिंग की, वो सब मर चुके होते हैं, और पादरी बच्चा और मैरी जेन यहाँ खड़े होते हैं। और किंग पिंग उसके सामने अब भीख मांग रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। लेकिन पनिशर उसकी तरफ घूर के देख रहा होता है और बोलता है कि तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे भीख मांगूं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन पनिशर उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसका भेजा उड़ा देता है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि किंग पिंग की बड़ी सी बॉडी जो है वहाँ पे खत्म हो चुकी होती है। एक हैप्पी रियूनियन जिसका तुम सबको बेसब्री से इंतजार था। और इस तरह हम देखते हैं कि उसको सर्वाइवर्स मिल जाते हैं जो वो अपने साथ ले जाता है, और मैरी जेन वो स्पाइडरमैन को दे देता है। और स्पाइडरमैन पीछे पलट के बोलता है उसको, तुमने अपना सौदा पूरा किया है, तुम मेरी मेट को वापसी मेरे पास लेकर आए हो, मेरी फैमिली वो मुकम्मल हो गई है। अब मैरी जेन उसके पास आती है पनिशर के पास और बोलती है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने जो कुछ भी तुमसे वहाँ पे कहा था, तुम सच में एक बहुत ही भले इंसान हो, तुमने हम सबको बचाया है, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि पनिशर उसको पीछे धक्का देता है पादरी की तरफ, और पादरी बोलते हैं कि फ्रैंक आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो, तुमने उसको अपनी ज़बान दी थी। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रैंक अपनी गन पॉइंट कर देता है स्पाइडरमैन की तरफ। मैंने ये बात ज़रूर कही थी पादरी कि मैं सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करूँगा, और मैंने अपनी ज़बान आपको दी थी, उसको नहीं पादरी। और अगली बार हम देखते हैं कि पनिशर यहाँ पे जो स्पाइडरमैन के सर पे गोली उतार देता है, और वहाँ पे मैरी जेन जोर से चिल्लाती है कि नहीं ये नहीं हो सकता। अब पादरी को भी गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं कि फॉर द लव ऑफ गॉड आखिरकार तुमने ये सब क्यों करा पनिशर, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था। तो पनिशर बोलता है पादरी को धक्का देते हुए कि मैं मॉन्स्टर्स के साथ कोई डील नहीं करता हूँ। लेकिन पादरी बोलते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर अब मुझे सिर्फ इस वक्त एक ही मॉन्स्टर नजर आ रहा है जो कि मेरे सामने है। और इस तरह हम देखते हैं कि पादरी वगैरह सब जो हैं वो छोटी छोटी कश्तियों में बैठ के यहाँ से बाहर निकल जाते हैं शहर से। और पनिशर उस शहर के अंदर ही खड़ा होता है और बोलता है कि सर्वाइवर्स जो कि तकरीबन 68 थे और हमें वो मिल गए थे, और उसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो यहाँ पे रुकना चाहते थे, लेकिन मैंने उन सबको यहाँ से भगा दिया। मैं नहीं चाहता था कि इस शहर के अंदर अब कोई और रहे जो मेरे जैसा हो, क्योंकि ये प्लेस जो है ये किसी वीक इंसान के लिए है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ मुझ जैसे मजबूत लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया अब बर्बाद हो चुकी है, इसको हील करने का कोई और तरीका नहीं है। ये दुनिया सिर्फ किलर्स के लिए है, सिर्फ मॉन्स्टर्स के लिए है। और इस तरह हम देखते हैं कि पनिशर उस शहर के अंदर अब अकेले राज कर रहा है, और वहाँ से सारे के सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं, सारे के सारे सर्वाइवर्स वो जा चुके हैं। दी एंड। सो गाइस यहाँ पे हमारी मार्वल यूनिवर्स वर्सेस पनिशर की सीरीज का एंड होता है। मैं जानता हूँ कि इसका एंड जो था वो इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं था, बल्कि एक क्लिफ हैंगर टाइप का एंड था, जिसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि इसके बाद की स्टोरीज भी हमें मिल सकती हैं। और बेसिकली इन राइटर्स का मकसद कुछ ऐसा ही था, क्योंकि अगर आपने इनकी पहले की 2 स्टोरीज को भी फॉलो करा हो जो कि मार्वल यूनिवर्स वर्सेस वुल्वरीन थी और मार्वल यूनिवर्स वर्सेस एवेंजर्स थी, तो उनकी एंडिंग भी कुछ इस तरह की थी कि हमें जो है उन्होंने क्लिफ हैंगर सिचुएशन में डाल दिया था कि हम सोचने पे मजबूर हो जाएं किसके बाद होगा तो क्या होगा। तो इसलिए इन्होंने ये स्टोरी इस तरह से छोड़ी हुई है, अगर फ्यूचर में अगर वो इस स्टोरी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो उसके बाद से वो उसको कर सकें। लेकिन अभी के लिए इन तीनों सीरीज के बाद इन्होंने कोई और सीरीज आगे लॉन्च नहीं करी थी, तो हमारी एक तरह से देखा जाए तो ये मार्वल यूनिवर्स वर्सेस की जो सीरीज है वो यहीं पे आज एंड होती है। तो आई होप कि आपको ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं जानता हूँ कि इसके अंदर हमने पनिशर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का एक्शन देखा है, जिसके बारे में मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते थे कि पनिशर के ऊपर एक सीरीज़ बनाओ जो कि पनिशर स्टाइल में हो, और ये सीरीज़ एक ऐसी थी जो कि पनिशर के स्टाइल से भी कुछ ज़्यादा ही थी। मतलब इतना ज़्यादा पनिशर अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर हार्डकोर नहीं होता है जितना इस सीरीज़ के अंदर था। जितनी ज़्यादा सीरीज़ ये डार्क थी, जितनी ज़्यादा मज़ेदार थी, जितनी ज़्यादा थ्रिलिंग थी, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आप लोग के साथ इसको एक्सप्लेन करने में। तो आई होप कि आपको मैंने ये सीरीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की होगी, आपको इस सीरीज़ में मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है, और हाँ फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और रही बात हमारी नेक्स्ट संडे सीरीज़ के लिए, तो वो पक्का इस बार डीसी की कोई ना कोई सीरीज़ या मिनी इवेंट्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन हो सकता है कि कमिंग संडे जो है उसके अंदर मैं कोई सीरीज़ शेयर ना करूं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ईद का एक इवेंट आ रहा है जिसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाऊंगा। तो मैंने सोचा है कि ईद के टाइम के अंदर हम लोग जो है अपनी सीरीज़ वगैरह को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देंगे, ताकि आप सब भी जो है अपनी वेकेशंस वगैरह एंजॉय कर सकें। मतलब होंगे तो सब घर पे ही, लेकिन फिर भी ईद तो ईद होती है, तो हमें उसको सेलिब्रेट तो घर में भी रह के करना ही चाहिए। तो आई होप कि इसके बाद हम जब संडे की सीरीज़ शुरू करेंगे तो उसके बारे में मैं कम्युनिटी टैब के अंदर पहले से अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई पोस्ट या कोई वीडियो वगैरह अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आप सबको फौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज स्वीट टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।